अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिस तरह से कल रात के अंधेरे में जाली मैंडेट पर आई हुकूमत में गैर आईनी तरामीम करने की कोशिश की, जिसमें बुनियादी इंसानी हकूक को भी पामाल करने की पूरी तरह से कोशिश की। इस हवाले से काशिफ अली अब्बासी ने नून लीग के तारिक फजल चौधरी को शो में बुलाकर अच्छी खासी चित्रोल कर दी। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। मैं डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने असेंबली में कहा, पहले आप सुन लें। ऑपोजिशन तो इस बात का शिकवा कर रही है कि उन्हें ड्राफ्ट भी नहीं मिला, वर्किंग पेपर भी नहीं मिला। अगर हम हलीफ हैं तो हमारा भी गिला है, हमें भी टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। जनाब डॉक्टर साहब, रात इतवार का दिन 12 बजे, हम तो ये नावलों में पढ़ा करते थे कि उस वक्त को गलत काम हुआ करते हैं जब कोई देखने वाला नहीं होता, शर फैलता है रात के वक्त। आप वो कौन सी कानून साजी करने जा रहे थे जिसके लिए इतवार रात 12 बजे मुसवदा दिखाए बगैर, किसी को पता ना चले, कानो कान खबर ना हो? जो इंडियन फिल्म याद आ गई है जिसके डायलॉग हम सुनते होते थे कि कानो कान खबर नहीं होगी उस्ताद, क्या वजह थी ये सारा कुछ? भाई साहब, जिस कल की कार्रवाई को आप वाकई जैसे नहीं, वो एक ड्राउनी फिल्म होती है, क्या उसे कहते हैं? ठीक है कार्रवाई, इजलास की कार्रवाई होती है ना, क्या होता है इजलास? मैं आपसे इत्तेफाक कर रहा हूं, इजलास की कार्रवाई होती है, मुकम्मल कार्रवाई थी डॉक्टर साहब। तो वो जो आप एक ड्राउनी फिल्म की मंजरकशी कर रहे हैं ना, यही मंजरकशी जो है कुछ दूसरे अल्फाज में और कुछ थोड़ा मुख्तलिफ अंदाज से हमारे भाइयों ने की, लेकिन ये इस मंजरकशी और इसको एक ड्रामाई और सनसनी टच देने से ज्यादा कंटेंट पे गुफ्तगू हो। दिस इज अ कंटेंट दिखाएं तो हजूर गुफ्तगू हो। हजरत जनाब, मैं फोन कर लोगों को खा गया, मैं कहा सर ड्राफ्ट दे दे, दाल पकती है तो फिर चखा जाता है ना, कुरानन बताएं, फिर प्लेट में डाली जाती है। एक बात बताएं, आपको किस वक्त ड्राफ्ट देखने का मौका मिला? और अगर नहीं देखा अभी तक तो फिर भी कहते मैंने अभी तक नहीं देखा। नहीं, मैं इस एक्सरसाइज का काफी हद तक क्लोज हिस्सा रहा हूं, लिहाजा मेरे से आप ना पूछें, बाकी लोगों से पूछें। बाकी किसी को नहीं देखा आपने? नहीं देखे, मैंने आपको ये बताया, छोटी सी एक मिसाल आपको दी है। आपने दूसरी मिसाल दी, आपने कहा जब वो तैयार होती है प्लेट पे पड़ती है, कल आपने पास कर देना था ना, अगर ये सारे तैयार हो जाते। यही बात है ना, नंबर पूरे होते, रात 12 बजे का। सुन लेना सर, डॉक्टर साहब मेरी बात सुनिए, अगर मौलाना तैयार होते, आप मेरी बात सुने, मुझे आप बात करने दें, आप भी दोनों हैं, करने दें, चलें। अगर ये पास होना था इकट्ठे कर लें, तो इसका मतलब ये है कि ये ड्राफ्ट टेबल होना था, किसी को पढ़ने का मौका नहीं मिलना था, सारों ने हाथ उठाना था। कौन सी बहस होनी थी? इसमें तो बहस ही नहीं होनी थी। जो अमेंडमेंट्स हमने प्रपोज की, जो मौलाना फजल रहमान साहब से शेयर की गई, उसके बाद उनके एतराजात के ऊपर उन अमेंडमेंट्स को ठीक किया गया, ये वो सारा अमल था। अभी भी ठीक उसके बाद अभी भी नहीं हुई, उनकी हमारी नजर से ठीक है, हमारा ख्याल है, लेकिन उन्होंने एतराज किया, हमने कहा जी ठीक है, तभी होगा ना जब उनकी बात जो है कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं। आप टॉपिक चेंज ना करें ना, मैं जरा इसके ऊपर कानून की बात कर रहा हूं, जो उन्होंने चेंज कराया। ना, कोई इसमें फंडामेंटल राइट्स की उठाने की कोई बात नहीं है। इशू जो मेन फोकस सामने हो रही थी, अगर इसके ऊपर मौलाना साहब जो है वो हैंड ब्रेक ना खींचते तो ये दिन की रोशनी में होता, रात की तारीकी में ना होता। आप लोगों ने इसको ऐसे बना दिया यार कि हमने रात इजलास ही 12 बजे बुलाया है, और हम इस उम्मीद पे थे कि ये मुज़ाकरात अगर किसी वो क्या कहते हैं मंतकी अंजाम को पहुंच जाए तो इजलास हो जाएगा। आज ही ठोक सी बात थी। ये बात शुरू कहां से हुई थी? शुरू हुई थी जजेस की उम्र 68 साल करने, उसमें ऐड हुआ कि शायद जजेस की तादाद 22-23 कर दी जाएगी। हमारी आंखों के सामने ये खुलनी शुरू हुई है बात। सो ये जो मुल्क और कौम के वसीतर मफाद में जो अब ये आईनी तरमीम हो रही है, सबको पता था कि ये इसका मकसद क्या है। मकसद ये आने वाले जज आपको पसंद नहीं है चीफ जस्टिस, और ये जो 5 जज अब निकाले जा रहे हैं वो भी आप इसीलिए 5 जज है, वरना 3 कर लें। वरना आप ये भी कह सकते हैं जैसे काजी साहब नहीं, काजी साहब खुद भी कह सकते हैं कि मैंने मेरे बाद आने वाले जजेस, लेकिन सबको नजर आ रहा है ये क्यों हो रही है। ये टेलर मेड है कुछ एंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के। आप कह रहे हैं ना कंटेंट आपको किसी ने बताया या नहीं? मैं एक बात सुने आप ऐसे लॉ मिनिस्टर साहब की तकरीर रिपीट कर रहे हैं ना, इसलिए आपकी बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं उसी के ऊपर छोटे कोर्ट्स में ये काम शुरू होता है। सर मैं पहले 20 साल फंसा रहता हूँ सेशन कोर्ट में, अगले 10 साल फंसा रहता हूँ हाई कोर्ट में। उन्होंने कहा है कि मैं 90 अमेंडमेंट्स लेके आ रहा हूँ, जो कि ये प्रोसीजर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो इससे अलग है, वो भी साथ आ रही है। अवान में बताया आपको तो काम करें ना सर, टोटल कंटेंट क्या है, सियासत की बू आती है। कोई ऐसी बात अगर आप ये कहें कि आने वाले चीफ जस्टिस, मुझे आप ये बताएं, नेक्स्ट चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, इदारे मैटर करते हैं या अफराद? इदारे मैटर करते हैं या अफराद? आप तो ये ना कहें, इदारे मैटर करते हैं ना। हम तो यही आप तो नहीं कहते ना, ये आप तो ये मानते ही नहीं है, आप तो कहते हैं अफराद मैटर करते हैं ना। इदारे मैटर करते हैं, अफराद कोई मैटर नहीं करते। एक काजी साहब से आप क्यों पता नहीं डर रहे हैं? काजी साहब क्या काजी साहब ने खुद कह दिया कि मैं नहीं आ रहा। कब कहा? उन्होंने कहा कि मैंने एक्सटेंशन। नाज़रीन आपको ब्रेकिंग न्यूज देते चले, चीफ व्हिप कौमी असेंबली में मुस्लिम लीग के डॉक्टर साहब, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि काजी फाइज ईसा साहब ने इनको कह दिया हुकूमत को कि मैं अगला चीफ जस्टिस नहीं बनूंगा। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भाई उन्होंने कहा है कि मैं एक्सटेंशन नहीं ले रहा। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का लगेंगे या नहीं? वो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट तो बनी नहीं है, अभी बन जाएगी, बनेगी तब ना, फिर उसके बाद बात होगी। नंबर पूरे हो जाते तो बन जाती, रात को बन जाती तो फिर आप मेरे से साहब ने क्या कहा आपको?
उन्होंने कहा कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि मैं चीफ जस्टिस 26 अक्टूबर को काजी साहब किसी कोर्ट में आपको नजर नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। अगर वो नहीं लेंगे तो नहीं आएंगे ना, उनकी अपनी बात मैं आपको बता रहा हूँ। एक्सटेंशन नहीं ले रहे तो नहीं हम दे रहे, ना वो ले रहे हैं, उसकी जो अपील है वो पेंडिंग है। अगर फैसले में सुप्रीम कोर्ट उसे बरी कर देती है, वजीर आजम से अपॉइंट कराना चाह रहे हैं, वजीर आजम से अपॉइंट कराना चाह रहे हैं। अच्छा व्हाई नॉट, मुझे बताएं। अगर बिल्कुल ठीक है, मेरी बात सुने, बिल्कुल ठीक, व्हाई नॉट। याद रखें, अगली कानून साजी ये करेंगे कि आइंदा से सुप्रीम कोर्ट के जज हुकूमत अपॉइंट करेगी। इस वक्त मुझे और आपका मैं यही क्लिप चलाऊंगा, व्हाई नॉट। सुने, हुकूमत अपॉइंट करे तो उसमें क्या प्रॉब्लम जी? पार्लिमान के और एमएनएस के रोल को उस कमेटी के अंदर जो जजेस अपॉइंट करती है फाल बनाया जाए और इसको मजीद इफेक्टिव बनाया जाए। आतिफ खान, आप इसकी सपोर्ट करेंगे या नाराज होंगे? आर्टिकल मैं अभी आपके अली जफर साहब के साथ था, नहीं, उन्होंने 100% सपोर्ट देखें इस बात की, हम इस बात की कि जो अपॉइंटमेंट आता है जजेस की कमेटी है, इसमें पार्लियामान के किरदार को इफेक्टिव होना चाहिए। सर, एक बात, दे आर जस्ट रबर स्टैम्प। डॉक्टर और साहब, दूसरी बात, बहुत सी चीजों पे आपको हिमायत मिल जाएगी अगर आप इन ड्राफ्ट को पब्लिक करें, उसके ऊपर बहस करें, लोगों को कन्विंस करें, अपॉइंटमेंट में कुछ तब्दीलियां करने के लिए तैयार हो, बड़ी बहुत सारी चीजों के लिए अप्रूवल मिलेगा। हमारा इफेक्टिव रोल था। सिर्फ ये पूछ रहा हूं, अगर इतनी अच्छी चीज थी तो छुपा क्यों रहे थे? यही बात है ना जी, अगर अच्छी चीज़ है तो हिमायत होगी। अगर कोई अच्छी चीज हो, हम अगर कहें ना कि सूरज मशरिक से निकलता है, इन्होंने कहा नहीं मगरिब से निकलता है। डॉक्टर साहब, ये 8 से 10 दिन का डिले है। 8 से 10 दिन का डिले है। क्यों डिले कर रहे हैं? इतने बंदे आपने इकट्ठे किए हुए, कर देते आज। मुश्किल था बंदों को इकट्ठा करना। पीटीआई के कितने बंदे आपके पास हैं? हमारे पास पीटीआई का इस वक्त आतिफ खान बैठा है। 6 से 7 नहीं, जो आपको वोट डालेंगे तो वोट डालेंगे अपनी आजाद राय के मुताबिक। हाँ, ये मैं एग्जैक्टली आपको नंबर बता नहीं सकता, लेकिन जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था, हाँ 6 हैं, लेकिन जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था तो उनके 20 लोग हमारे साथ आ गए थे। वो ये कहते हैं कि देखें, हम उस टाइम 24 तोड़े थे, अभी तो हमने फिर काट तोड़े। अभी पंजाब हाउस में है, उस वक्त सिंध हाउस। ये जो कहते हैं उधर भी 20-25 लोग अपनी मर्जी से आए थे, उनमें से कुछ से मिलने का तो मुझे भी शर्फ हासिल हुआ था, और वो बिल्कुल कोई टिकट के बदले आया था, वो किसी ने कुछ मंगाया होना, कोई किसी ने कुछ मांगा होना। तो ये इंडिकेट यही कर रहे हैं। क्या हमने गिरफ्तार किए हुए थे? नहीं, अपनी मर्जी से रह रहे थे। लेकिन इस केस में आपकी तरफ से एक आधे आदमी का नाम लिया जा रहा है कि वो बहुत प्रेशर में है, फैमिली उठाई हुई है या कुछ और, बाकियों के बारे में आपकी ऐसी कोई राय नहीं है। उसका मतलब वो अपनी मर्जी से उनके पास। देखें, अपनी मर्जी से तो कोई भी नहीं है। किसी का अगर फैमिली नहीं उठाई गई, कोई ऐसे केसेस, कोई ऐसी चीजें उनके ऊपर डाली गई हैं जिनको मजबूर किया जा रहा है, मतलब ये कोई अपनी मर्जी से, आप मान सकते हैं कि इस वक्त कोई अपनी मर्जी से पीटीआई में इतनी मुश्किल से आया, अगर वो पिछले 1.5 साल में नहीं गया तो अब जाना बनता नहीं, वो अपनी मर्जी से, मतलब इसमें क्या ऐसी चीज है जिसके लिए वो अपना सब कुछ दाव पे लगा के इस अमेंडमेंट को सपोर्ट करने के लिए वो अपनी पार्टी भी छोड़ दे, वो अपना हल्का भी छोड़ दे, वो सब कुछ छोड़ दे। अभी आपने बात की ना 6 महीने की, और आपने कहा कि किसी की फैमिली को खुदा न खासा उठाया गया। मैं कहा एक आदमी के बारे में उन्होंने कहा, बाकियों के बारे में नहीं। मैं ऐसे बिल्कुल डिनाई करता हूं। अगर किसी ने ऐसा किसी की फैमिली को, अगर किसी ने इस काम के लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के मेरे साथ दो, ये बहुत बड़ी बेगैरती है। अगर किसी ने ये काम किया हो, पहले भी चले गए थे, या आपने पैसे दिए या कोई पैसे दिए होंगे ना, टिकट तो आपका कोई मांगने को तैयार नहीं है इस वक्त। तो आप पहले टिकट चला था, अब तो टिकट चलने के काबिल नहीं है, तो आपने पैसे दिए होंगे उनको। टिकट हमारा है, आपको क्या पता है वो चलने काबिल है या नहीं? सर पिछली पहले सानू पता सी कि चलने के काबिल है। आप देखिए, उस वक्त जब मरियम ने कहा था, भाई मैं डॉक्टर साहब मिसालें देते हैं यहाँ बैठ करके, उस वक्त जब कहते थे वो ठीक कहती थी कि मेरा टिकट चला है। अख्तर मेंगल साहब ने ट्वीट किया कि हमें बिल के हक में वोट देने पर मजबूर किया जा रहा था, बगैर ये बताए कि बिल में आखिर है क्या। हुकूमत ने अपनी तकरीरों में इस तरमीम को मुल्क के वसी तर मफाद में अहम करार दिया। सोचने की बात है, वसी तर कौमी मफाद भी हो और मुल्क के निजाम के लिए इतनी अहम भी हो, और मुल्क के लिए हम इतनी तब्दीली करने जा रहे हैं। अगर इतनी अच्छी तरमीम थी तो दिन की रोशनी में क्यों नहीं लाया? क्यों इसको किसी के हवाले इसका मुसवदा नहीं किया गया? जब मेंबरान इस तरमीम पर अंगूठा लगाने को जो तैयार बैठे थे, तमाम लोग जो असेंबली में थे, जिससे पूछा गया कि मुसवदे में क्या है, मेंबरान तो दूर, खुद वजीर कानून इस मुसवदे का इंतजार करते रहे। कहते हैं अभी मिला है। ये वजीर कानून है जिनकी तरफ से मुसवदा आना था। डिप्टी वजीर आजम खुद ये नहीं जानते थे कि मुसवदा कहां है। को बिलावल साहब ने कल जमहूरियत के दिन की मुबारकबाद भी दी थी कि आपको जमहूरियत यानी डेमोक्रेसी डे की मुबारक हो। साहब क्या फिर करने जा रहे हैं? थोड़ा सा बता दें आपको डेमोक्रेसी डे मुबारक। और जो उसके बाद कहका लगा, वो इस मुल्क में जमहूरियत की हालत बयान करता कि इस मुल्क में जमहूरियत की और इन जमहूरी लीडरों की हालत क्या है। ये अगर इनसे आम दिनों में पूछा जाए कि ऐसा कानून लाया जाना है, शायद ये सब चीख के इनकार कर। कोई और हुकूमत होती तो इसको
मुल्क दुश्मनी भी करार दे देते। पिछले कुछ अरसे में फैसले कितने जमहूरी होते रहे ये तो आप जानते ही हैं। कानून साजी जाती और सियासी मफाद के लिए की गई, बहुत से कवानीन बनाए गए, इलेक्शन तरमीमी बिल जिसमें रिटायर्ड जजेस की तैनाती को अलाउ किया, यानी पहले खुद कानून बनाते हैं कि हाई कोर्ट जजेस ट्रिब्यूनल्स में बैठेंगे, फिर कहा नहीं हमें सूट नहीं करता, रिटायर्ड जजेस भी बैठेंगे। पुरअमन एहतजाज का बिल, 3 साल सजा, 10 साल तक की सजा दे देंगे अगर किसी ने एहतजाज करने की कोशिश की, कल ये खुद भुगतेंगे। लेकिन ये एक जमहूरी हुकूमत का बनाया हुआ बिल है, हैप्पी डेमोक्रेसी डे। ये वो कानून साजियां हैं जो अपने जाती सियासी मफाद और सियासी मुखालफिन का रास्ता रोकने के लिए की गई। अब भी एक आईनी कोर्ट चाहिए, अपने जज होंगे। पिछली हुकूमत अगर किसी को चीफ जस्टिस बनने से रोकना चाहती थी, जो उन्होंने कोशिश की, तो रेफरेंस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में भेज दिया जाता। अब तो जिन लोगों से जान छुड़ानी है आईनी तरमीम कर लेते हैं, जमहूरियत पर बदनुमा दाग बन जाएगा, उसे जमहूरियत की वो यानी जो पहले था वो जमहूरियत पर बदनुमा दाग था और इसे जमहूरियत की फतह करार दे देंगे। आईनी तरमीम के जरिए जो जज पसंद नहीं उनको दूसरे कोर्ट में लगा दें और जो जज चाहिए उनको दूसरे कोर्ट में लगा दें। कि जो जमातें जमहूरियत के सबसे ऊंचे नारे लगाती हैं उन्होंने हथियार डाल दिए। डील सादा सी लग रही है, हमारे मुखालिफ को खत्म कर दो, हमारा मुखालिफ बहुत मजबूत है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, जवाब में जो मांगोगे देंगे। मुस्लिम लीग नून इस लाइन में सबसे आगे खड़ी और खुशी खुशी वोट को इज्जत दो का सौदा कर रही, जबकि लीडर अगर खुद लाहौर से ना जीत सके तो मुश्किल तो हम सब समझते हैं। यहाँ तो पीपल्स पार्टी ने भी हथियार डाल दिए। नाज़रीन, आपने देखा कि आज नून लीग के तारिक फजल चौधरी के पास कहने को कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ आए बाएं शाएं करते रहे, क्योंकि उसको भी अच्छी तरह से इस बात का इदराक है कि ये जो तरामीम की गई है ये भी मुल्क दुश्मन है और अवाम दुश्मन है। ये कुछ इशराफी और ताकतवर लोगों के लिए तो फायदेमंद है, लेकिन अवाम के इसका कोई भी फायदा नहीं है। लेकिन 25 करोड़ अवाम के लिए ये जहर आलूद और गैर आईनी तरामीम है। एक तो पहले ही ये जाली मैंडेट पर जबरदस्ती इस मुल्क पर मुसल्लत किए गए हैं और इन अवाम के वोट्स पर डाका डाल के और 20 सीटें जीत कर शहबाज शरीफ मुल्क के वज़ीर आज़म बने। नून लीग के अराकीन भी जाली मैंडेट पर पार्लियामेंट में आए। उल्टा ये पीटीआई के अराकीन को जुल्म सितम करके उनकी फैमिली को तशद्दुद का निशाना बनाकर और उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं ताकि वो इस तरह की गैर आईनी तरामीम में उनका साथ दे, वरना उनका इंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन आज इन सब के बावजूद मौलाना फजलुर रहमान ने एक काम बहुत अच्छा किया और पीटीआई के तमाम सपोर्टर्स भी मौलाना फजलुर रहमान को इस बात पर दाद दिए बगैर ना रह सके कि मौलाना फजलुर रहमान ने रात की तारीकी में इस तरह की मुल्क दुश्मन और अवाम दुश्मन तरामीम को पास नहीं होने दिया और अपना वोट जाली मैंडेट पर आई हुकूमत के साथ नहीं किया। यही वजह है कि अब ये तरामीम डिले हो चुकी हैं, लेकिन ये जाली मैंडेट पर आई हुकूमत अभी भी इन तरामीम को पास करवाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी। इसके अलावा मखसूस नशिस्तों के फैसले के मामले में भी जस्टिस मंसूर अली शाह और दीगर सुप्रीम कोर्ट के वो जजेस जिन्होंने मखसूस नशिस्तों का फैसला पीटीआई के हक में दिया था और जिन्होंने पीटीआई को बतौर पार्टी भी तस्लीम किया था, वो जब अपना तफसीली फैसला देंगे उसके बाद इलेक्शन कमीशन की भी खैर नहीं, इसके बाद इलेक्शन कमीशन पर भी तौहीन अदालत भी लग सकता है या फिर इलेक्शन कमीशन पर मिसकंडक्ट का केस भी हो सकता है। नाज़रीन, अगले 8 से 10 दिन बहुत ज्यादा अहम है। अब देखना यह है कि जाली मैंडेट पर आई हुकूमत रही सही जमहूरियत को बाकी रहने देती है या फिर इस बाकी बची जमहूरियत का भी जनाजा निकाल देती है। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।